जय हिंद एवरीवन, वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे हम LRSAM प्रोजेक्ट को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोजेक्ट कुश को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और रिपोर्ट्स में अब ये कहा जा रहा है कि ये प्रोग्राम अपने डिजाइन फेज को पूरा कर चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब जो जो क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम के, उनका निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट कुश को DRDO के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां पर उनका उद्देश्य ये है कि इंडियन एयरफोर्स को पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम से इक्विप किया जाए, जो कि अलग अलग प्रकार के जो एरियल थ्रेट्स हैं इनको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हो। रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन 350 किलोमीटर की रेंज के साथ में आएगा और ये स्टेल्थ फाइटर को, कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट को, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को या फिर अनमैन एयर व्हीकल्स को न्यूट्रलाइज करने में पूर्णतया सक्षम होगा। कुछ रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती हैं कि प्रोजेक्ट कुश में हमें लेयर्ड अप्रोच देखने को मिलेगी, जो में मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम होंगे। यहाँ पर हमें 2 से 3 अलग अलग मिसाइल देखने को मिल सकती हैं। पहली मिसाइल जो होगी उसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होगी, दूसरी मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक की होगी और तीसरी मिसाइल की जो रेंज है ये 350 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि प्रोजेक्ट कुश के पूरा होने के बाद जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलेगा, उसके बाद भारत की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है ये काफी एनहांस होगी। एक तरफ जहां S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज के थ्रेट्स को काउंटर कर रहा होगा, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो LRSAM है, XRSAM है, ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको बताते चले, आकाशीय एयर डिफेंस सिस्टम MRSAM और LRSAM के आने के बाद भारत के पास एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क होगा, जिसको पेनिट्रेट कर पाना एनिमी फाइटर्स के लिए या मिसाइल्स के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्मेनिया भारत से अलग अलग प्रकार के जो हथियार हैं ये खरीद रहा है और हाल ही में कुछ बड़े डिफेंस प्रोक्योरमेंट हमें आर्मेनिया के द्वारा देखने को मिले हैं। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण नंदन नोवाल, जो कि चेयरमैन है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के 3 अलग अलग वेरिएंट्स का ऑर्डर प्लेस किया है और इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो तकरीबन $265 मिलियन की है, यानी तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की जो डील है ये फाइनलाइज करी गई है। और ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का पहला इतना बड़ा ऑर्डर है जो कि आर्मेनिया के द्वारा प्लेस किया गया है। इस ऑर्डर में 4 पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की जो बैटरीज हैं और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो शामिल हैं। अब अगर हम पिनाका की बात करें तो ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं। पहला है पिनाका मार्क 1, जो कि काफी रिलायबल और इफेक्टिव सोल्यूशन है और इसकी रेंज है 37.5 किलोमीटर की। दूसरा है पिनाका मार्क 1 इनहैंस्ड, ये एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि 45 किलोमीटर की एक्सटेंडेड रेंज के साथ आता है। और तीसरा वेरिएंट है गाइडेड पिनाका, जो कि मोस्ट एडवांस वेरिएंट माना जाता है पिनाका का, जिसकी रेंज है 75 किलोमीटर की और इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट नेविगेशन गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और आने वाले भविष्य में डिफेंस एक्सपर्ट ये अनुमान लगाते हैं कि जिस प्रकार भारत के बनाए गए रक्षा उपकरणों की डिमांड बढ़ रही है, इन ऑर्डर्स की संख्या में हमें आश्चर्यजनक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर हम आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनिया ने भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ATAGS और भी दूसरे जो हथियार हैं वो खरीदे हैं। और इस समय रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि आर्मेनिया की नज़र अब भारत के द्वारा बनाई गई अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल में टिकी हुई है, क्योंकि आर्मेनिया बड़ी संख्या में इनको खरीदना चाहता है अपने Su-30 प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि आर्मेनिया का ये मानना है कि रशियन ऑप्शंस की तुलना में ये सस्ते और ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले हैं। दोस्तों, भले ही हमारे चैनल पे काफी लंबे समय से वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में कुछ मेजर डेवलपमेंट इस बीच देखने को मिली है और हम सब अग्नि 5 के उस टेस्ट को कैसे भूल सकते हैं जहां पर MIRV कैपेबिलिटी के साथ टेस्ट को आयोजित किया गया था। और इसी बीच हिंदुस्तान टाइम्स के एक कॉलम में भारतीय नौसेना के फॉर्मर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अरुण प्रकाश सर का एक कॉलम देखने को मिला, जहां पर उन्होंने K सीरीज की जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इस प्रोग्राम को एक नए सिरे से डेवलप करने की बात करी है। उन्होंने कहा कि इन मिसाइल को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRV कैपेबिलिटी से इक्विप करना चाहिए। इससे आने के बाद भारत की जो न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी है ये काफी इनहैंस होगी। एडमिरल प्रकाश सर ने इस चीज पर जोर देते हुए ये कहा कि भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, जहां पर जो लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, एयरबॉर्न न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनका मजबूत होना बहुत जरूरी है।
और जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये एक बहुत ही डिस्टिंक्ट एडवांटेज प्रदान करेंगी क्योंकि इनकी मोबिलिटी और इनका स्टेल्थ एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया पूरा करता है। उन्होंने कहा कि के सीरीज की जो न्यू जनरेशन की मिसाइल है, इनमें अगर हम MIRV कैपेबिलिटी को ऐड कर देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक बन जाएंगी और इससे भारत की जो ताकत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। आपको बता दें कि DRDO ने के सीरीज के अंतर्गत कई मिसाइल्स को विकसित किया है, जिसमें है पहली K-15 जो कि 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। फिर आती है K-4 जो कि 3500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और इस समय K-5 को विकसित किया जा रहा है जो कि 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट्स के हिसाब से K-6 का डेवलपमेंट करने का जो परमिशन है वो मिल चुका है, जो कि तकरीबन 6000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम होगी। और अगर ऐसे में इनको MIRV कैपेबल बना दिया जाता है तो यकीन मानिए ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा लीथल और घातक हो जाएंगी, क्योंकि MIRV कैपेबल मिसाइल एक साथ अलग अलग जगहों पर वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकती है, जिनको ट्रेस कर पाना और डिस्ट्रॉय कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों, अपने लास्ट अपडेट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसको लेकर के अब बहुत सारे व्यूअर्स के मन में एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, और ये विषय है भारत के एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन को लेकर के। हम सब जानते हैं कि पहला तेजस मार्क 1A अपनी उड़ान को पूरा कर चुका है और इस एयरक्राफ्ट में हमने मेजर डिजाइन चेंजेस को देखा, जहां पर नई बबल कैनोपी देखने को मिली। इसके अलावा जो VHF और UHF एंटीना है, इनकी प्लेसमेंट अलग है। फ्रंट फेसिंग रडार वार्निंग रिसीवर जो है, इनकी पोजीशन विंग टिप्स पे आ चुकी है और भी कई इंप्रूवमेंट्स हैं जो इसमें किए गए हैं। अब यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जब ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार है और हम अपने एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, तो क्यों हम MRFA पर पैसा बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों हम एडिशनल राफेल खरीदना चाहते हैं? क्या हम इन जरूरतों को टेडबीएफ के एयरफोर्स वेरिएंट से पूरा नहीं कर सकते? दोस्तों, आपको पहले बता दें कि अभी टेडबीएफ का जो एयरफोर्स वेरिएंट है ये बहुत दूर है, क्योंकि पहले तो हमें टेडबीएफ का डेवलपमेंट पूरा करना होगा, जो कि संभावित है कि 2026 से 27 तक हमें पहला प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो डिजाइन फेज है यही चल रहा है। इसके बाद फंड्स का अप्रूवल होगा, तब जाके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क शुरू होगा। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 2033 से 34 तक संभावित है कि प्रोडक्शन में आ जाएंगे और भारतीय नौसेना को मिलेंगे। उसके बाद एयरफोर्स डिसाइड करेगी कि उन्हें एयरफोर्स वेरिएंट चाहिए या नहीं। हालांकि रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि आज नहीं तो कल भारतीय वायुसेना उनकी तरफ जाएगी तो जरूर, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पे एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन क्या होने वाली है। वहीं अगर हम बात करें तेजस मार्क 2 की, तो ये एयरक्राफ्ट हमें तकरीबन 2029 से 30 तक प्रोडक्शन में देखने को मिल सकता है। एमका मार्क 1 2031 से 32 तक हमें प्रोडक्शन में देखने को मिल सकता है। बात करें MRFA की, तो कल की वीडियो में हमने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय वायुसेना के लिए इस समय इससे अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता अपने पुराने फ्लीट के लिए, और ये बहुत जरूरी है। लेकिन जो धीमी गति है ये चिंता का विषय है, क्योंकि अब सही मायने में MRFA पे जो अभी जिस तरह का हरकत है उसको देख करके लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई गंभीरता डिफेंस कम्युनिटी में देखने को मिल रही है। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में क्या होता है, लेकिन हम तो यही आशा करेंगे कि कुछ भी हो जाए, भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन क्षमता है ये कम नहीं होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।